हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जानेंगे अबाउट कूलम्ब्स लॉ। ओके, देखो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैंने तुम लोगों को अच्छे से समझाया है। दो चार्ज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करता है, ये भी हम लोगों ने जाना है। मतलब अगर दो चार्ज को रखा गया है, अगर वो लाइक चार्जेस है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अगर वो अनलाइक चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स है, ये किस अमाउंट में काम करता है, कितना फोर्स होता है, इस क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानेंगे इन केस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं, अगर यहां पर सोचो दो चार्ज ले लिया और दोनों ही पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। ओके, तो दो पॉइंट चार्जेस है और उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज R डिस्टेंस। ओके, तो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा, मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज को जो फोर्स देगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ओके, मतलब Q1 और Q2 इन दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब कूलम्ब्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये भी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ मान के चलने वाला एक फोर्स है। एम आई क्लियर बच्चों? तो देखो, F is directly proportional to the product of charges and inversely proportional with the square of distance. Okay? अब अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो F will be directly proportional to Q1 Q2 divided by R square, और अगर इक्वेट किया जाए तो F is equal to K Q1 Q2 divided by R square। तो ये हो गया एक्सप्रेशन इन केस ऑफ चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस, जब एक दूसरे से R डिस्टेंस दूर वो रहता है, उस टाइम पे जो फोर्स का एक्सप्रेशन होता है दैट इज दिस, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखो यहां पर जो ये कांस्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं बच्चों। देखो जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में वहां पर भी एक कांस्टेंट था, लाइक F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर। अब वहां पर जो कांस्टेंट था G, दैट वाज यूनिवर्सल कांस्टेंट। मतलब तुम किसी भी मीडियम में चले जाओ, किसी भी मीडियम में, उस G का मतलब उस कांस्टेंट का कोई भी चेंजेस नहीं होता, कोई भी उसका जो वैल्यू है वो हमेशा हर इरेस्पेक्टिव ऑफ मीडियम सेम रहता है। लेकिन ये जो K है ये ऐसा नहीं है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये मीडियम टू मीडियम इसका वैल्यू चेंज होता है। तो देखो इन SI जो K का वैल्यू होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एम आई क्लियर बच्चों? मीडियम का परमिटिविटी जो होता है दैट इज एप्सिलॉन। अब ये परमिटिविटी के ऊपर ही किसी भी मीडियम में जब दो चार्जेस को रखा जाएगा, उन दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स अप्लाई होगा, वो परमिटिविटी इस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके बच्चों, अब देखो यहां पर जिस मीडियम में उस चार्ज को रखा गया है, उस मीडियम को जो परमिटिविटी है वो परमिटिविटी हम लोग यहां पर बिठाएंगे। ओके, तो देखो बच्चों यहां पर मैं परमिटिविटी के बारे में थोड़ा और तुम लोगों को बताता हूं। अच्छा, जो रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का होता है, ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, दैट इज K इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है ये याद रखना। तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू ER इंटू E0, या इसको एप्सिलॉन, मैं बार बार E बोल रहा हूं तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, तो मैं यहां पर एप्सिलॉन के बारे में बात कर रहा हूं। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके बच्चों, अब यहां पर देखो K के जगह पर हम लोग ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखा है हम लोगों ने, तो उसके बदले हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
1/4 पाई, इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन वी कैन राइट एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एम आई क्लियर बच्चों? तो यहां से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ में जो F का जो एक्सप्रेशन होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन क्या है? जिस मीडियम में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है उस मीडियम का परमिटिविटी। इसके बदले हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां पर ER इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट वेरी मीडियम जहां पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, और एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ओके, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों। और अगर हम लोग ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में कर रहे हैं, इन वैक्यूम, ओके, तो वहां पर F वैक्यूम विल बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वैक्यूम का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो होता है 1। ओके, इन वैक्यूम ER इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि देखो ER इज इक्वल टू E बाई E नॉट। अब वैक्यूम का परमिटिविटी क्या होगा? E नॉट, तो E नॉट बाई E नॉट हो जाएगा, तो दैट विल बी 1। तो इसीलिए हम लोगों ने जब वैक्यूम में हम लोगों ने दो चार्ज को रखा तो वहां पर हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहां पर बच्चों जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है वो भी मैं लिख देता हूं यहां पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, दिस मच SI यूनिट, दिस मच ऑफ SI यूनिट। हमें क्लियर बच्चों? तो अगर ज्यादातर बोर्ड्स में तुम लोगों को जो भी न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा वो वैक्यूम में ही चार्ज को रखा जाएगा, तो ऑब्वियसली हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ऐसा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और मीडियम भी दिया गया है तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जो कि एकदम सेम होता है, ये दोनों ही ये मतलब ये वैल्यू दिया जाएगा, तो उस जगह पर हम लोग ये फॉर्मूला बिठा देंगे। हमें क्लियर बच्चों? समझ में आया? अब यहां पर और एक चीज देख लेते हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं इस जगह को। तो देखो बच्चों, हमें ऑलरेडी ये समझ में आ गया है, अगर वैक्यूम में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है तो दैट इज F वैक्यूम और F एयर भी कहा जा सकता है, और एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं। और अगर किसी मीडियम में एक्सपेरिमेंट, वो सेम एक्सपेरिमेंट मतलब वो दोनों ही चार्ज को एक ही डिस्टेंस मतलब उतना ही डिस्टेंस दूर रखा गया है, तो उसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये है इक्वेशन 2। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर लेते हैं तो दैट विल बी F एयर बाई F इन दैट मीडियम, वो जो जिस अलग मीडियम में हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसको अगर डिवाइड कर देते तो ऑब्वियसली देखो बच्चों, ये और ये वाला दो पार्ट है, ये ऑब्वियसली ऊपर और नीचे कट जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे भी कट जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? ऊपर 1 और नीचे 1 बाई एप्सिलॉन आर। तो ये एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा, चला गया ऊपर। इस एप्सिलॉन आर को ही हम लोग लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ऑफ द मीडियम। तो F मीडियम इज इक्वल टू F एयर डिवाइडेड बाई K। तो यहां से एक चीज समझ में आता है बच्चों कि देखो किसी भी मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो एयर से या वैक्यूम से ज्यादा ही होता है। ओके, तो अगर दो चार्ज को तुम सोचो 1 मीटर दूर तुमने रख दिया है इन वैक्यूम। ओके, तो अगर वहां पर इस अमाउंट में, F अमाउंट में या F एयर इस अमाउंट में फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर
उसी चार्ज को, मतलब उसी सिस्टम को, उन्हीं दोनों चार्ज को किसी और मीडियम में तुमने रखा है जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो जो फोर्स है उन दोनों के बीच वो घट जाएगा। और कितना घट जाएगा? k टाइम्स घट जाएगा। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइम्स ये घट जाएगा। मतलब यहां पर हम लोग इजीली ये लिख सकते हैं कि F मीडियम इज लेसर देन F एयर बाय k टाइम्स। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? अब आ जाएंगे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म के ऊपर। तो बच्चों अभी हम लोग जो जानेंगे दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो बच्चों, अगर सोचो ये है अपना ओरिजिन, ओके। यहां पर एक काम करता हूं, मैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऐसे बना लेता हूं। तो ये अपना ओरिजिन है, यहां पर एक चार्ज है विच इज Q1, यहां पर दूसरा एक चार्ज है विच इज Q2, ओके। Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R1 वेक्टर, और Q2 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R2 वेक्टर, ओके बच्चों। तो Q1 से Q2 तक और एक वेक्टर मैंने ले लिया विच इज R वेक्टर, ओके बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि देखो ये R1 और ये R वेक्टर ये दोनों टेकन इन सेम ऑर्डर है, और ये R2 वेक्टर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर है। तो R1 प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो Q1 Q2 के ऊपर अगर पकड़ लेते हैं कि ये दोनों ही चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो Q1 Q2 को इस तरफ रिपेल करेगा और Q2 Q1 को इस तरफ रिपेल करेगा। एम आई क्लियर? अगर ऐसा पकड़ लेते हैं कि दिस इज F21 फोर्स, ओके, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1, और ये है F12 फोर्स, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई Q2। तो अगर किसी भी, चलो यहां पर F21 वेक्टर को पकड़ लेते हैं, मतलब F21 जो फोर्स है इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, तो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसा पकड़ लेते हैं कि ये जो सिस्टम है ये वैक्यूम या एयर में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ओके। और देखो फोर्स का F21 का जो डायरेक्शन है वो R के डायरेक्शन की तरफ ही है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R कैप। एम आई क्लियर बच्चों? तो वैसे ही F12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इनटू R कैप। माइनस क्यों? क्योंकि देखो F12 का जो डायरेक्शन है वो R वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इजंट इट? समझ में आया बच्चों? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा अलग तरह से भी मैं लिखने का जो वे है वो तुम लोगों को दिखा देता हूं। तो मैं सिर्फ वो F21 के लिए ही दिखाऊंगा, और उसके पहले और एक चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि देखो यहां से ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि F21 और F12 का जो वैल्यू है वो सेम है। मतलब ये चार्ज इस चार्ज को जितना फोर्स दे रहा है, ये वाला चार्ज इस चार्ज को उतना ही फोर्स देगा, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इजंट इट? क्योंकि देखो ये F21 और F12 का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओके बच्चों। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और तरीके से लिखने का भी मैं तुम लोगों को बता देता हूं। देखो F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अगर मैं R कैप नहीं लिखना चाहता तो हम लोग ऐसे लिख सकते कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब। अब देखो नीचे एक R मैंने ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर हम लोग लिख सकते हैं R इंटू R कैप। एम आई क्लियर? मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ R इंटू R कैप। अब देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ R इंटू R कैप, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? R वेक्टर। तो F21 कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इनटू R वेक्टर। एम आई क्लियर? और वैसे ही F12 को यही चीज लिखेंगे विथ अ नेगेटिव साइन। एम आई क्लियर? समझ में आया? तो दिस वाज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एम आई क्लियर बच्चों? तो अब तुम लोगों को मैंने अच्छे से
कुलम्स लॉ के बारे में तुम लोगों को बताया। मतलब अभी तुम्हें पता है कि अगर दो चार्ज को एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर रखा जाए तो उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर कितना अमाउंट में फोर्स अप्लाई होगा। ओके बच्चों, और अगर मीडियम भी चेंज होता है तो उसके लिए भी फोर्स में कितना अमाउंट में चेंज आएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इस टॉपिक के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स है वो मैं तुम लोगों को समझाऊंगा, ताकि ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर और भी इन डेप्थ तुम लोगों को नॉलेज आए और तुम लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे तरीके से समझ में आए और तुम लोग एग्जाम रेडी हो पाओ। एम आई क्लियर बच्चों? तो पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। थैंक यू।